नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2026 यानी शनिवार और आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते के इंडियन स्टॉक मार्केट की, उन सभी बड़े घटनाक्रमों की जिन्होंने बाजार को हिला कर रख दिया और सबसे ज़रूरी सोमवार को बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो शुरू करते हैं। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया की करीब 20% फ्यूल सप्लाई का रास्ता है, बंद हो गया। ब्रेंट क्रूड, जो पहले 75 से $80 के आसपास था, वो उछलकर 115 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया, यानी 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी महज कुछ हफ्तों में। भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल बाहर से मंगाते हैं। हर $5 की बढ़ोतरी से भारत के इंपोर्ट बिल पर सालाना करीब 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। रुपया टूटकर $95 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजार में एक ही दिन में निवेशकों का 12 लाख करोड़ रुपए का वेल्थ वाइप आउट हो गया। निफ्टी 50 अपने जनवरी के हाई 26,373 से गिरकर 22,000 के नीचे तक आ गया था। ये था वो तूफान जिससे पूरा बाजार गुजरा। 8 अप्रैल 2026 को एक बड़ी खबर आई। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुलने की उम्मीद जगी। क्रूड ऑयल $115 से गिरकर $95 से $98 के दायरे में आ गया और बस इसी एक खबर ने बाजार की तस्वीर पलट दी। इस हफ्ते निफ्टी 50 ने करीब 6% की वीकली रैली दर्ज की, जो पिछले 5 साल में किसी एक हफ्ते में सबसे बड़ी तेजी है। 8 अप्रैल को सिर्फ एक दिन में निफ्टी 730 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुला और 23,997 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते 8% से ज्यादा की छलांग लगाई। इंडिया विक्स यानी बाजार का डर सूचकांक इस हफ्ते करीब 26% गिरा। आज 11 अप्रैल को निफ्टी 50 ने 24,050 का स्तर छुआ। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप एक ही सत्र में 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। लेकिन ध्यान रखना, ये रैली पूरी तरह टिकाऊ नहीं है। 9 से 10 अप्रैल को ही खबरें आने लगीं कि सीज फायर के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, लेबनान में इजरायली स्ट्राइक्स हुए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी टैंकर ट्रैफिक के लिए पूरी तरह ओपन नहीं है। क्रूड वापस $97 से $100 की तरफ लौटने लगा, यानी राहत आई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस पूरी उथल पुथल में विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने जमकर बिकवाली की। मार्च 2026 में रिकॉर्ड 1.22 लाख करोड़ रुपए की FII सेलिंग हुई। ये किसी एक महीने में सबसे बड़ा आउटफ्लो था। अप्रैल में अब तक 38,600 करोड़ रुपए की और निकासी हो चुकी है। इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद से कुल FII आउटफ्लो 1.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन यहीं पर भारत की ताकत दिखती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने हर सेलिंग में खरीदारी की। वित्त वर्ष 2025-26 में DIIs ने पूरे साल करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। रिटेल इन्वेस्टर्स के SIP भी चलते रहे, इसीलिए बाजार 22,000 के नीचे नहीं गया। घरेलू पैसे ने बाजार को थामे रखा। 8 अप्रैल को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का नतीजा आया। रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा गया, कोई बदलाव नहीं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सीज फायर एक अच्छी खबर है, लेकिन हम अभी वेट एंड वॉच की नीति पर हैं। न्यूट्रल स्टैंस बनाया गया। अच्छी खबर यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.6% रखा गया है। ये रीसेंट ईयर्स में सबसे तेज ग्रोथ है। लेकिन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ये 6.9% तक धीमी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान वॉर का असर तेल की कीमतों, सप्लाई चेन और रुपये पर पड़ा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान 4.6% रखा गया है, जो तीसरी तिमाही में 5.2% तक जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की 2026 ग्रोथ को 7% से घटाकर 5.9% कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी वित्त वर्ष 2026-27 का GDP अनुमान 6.5% से घटाकर 6.2% किया है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि ईरान वॉर से ग्लोबल ग्रोथ 0.2 से 0.3% गिर सकती है और इन्फ्लेशन 3 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ सकती है।
ओला इलेक्ट्रिक इस हफ्ते का सबसे चर्चित शेयर रहा। कंपनी ने अपनी इन हाउस लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी सेल डेवलप करने की घोषणा की, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी घटेगी। साथ ही मार्च 2026 में रजिस्ट्रेशंस 3,973 से उछलकर 10,117 यूनिट्स हो गईं, यानी एक महीने में 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी। इन्हीं कारणों से शेयर अपने 52 वीक लो 22.25 रुपए से उछलकर 40.88 रुपए तक आया। अप्रैल में इसने 70% से ज्यादा की रैली दी। TCS के चौथी तिमाही के नतीजे आए। नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा, रिकॉर्ड $12 बिलियन के डील विंस हुए और 31 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक 2 से 2.5% गिरा, क्योंकि इन्वेस्टर्स FY27 की ग्रोथ स्लोडाउन को लेकर चिंतित हैं। IT सेक्टर पर यह दबाव पूरे हफ्ते रहा। टाटा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और टाटा केमिकल्स लिमिटेड के शेयर्स 8% तक उछले, क्योंकि मिस्त्री परिवार ने टाटा सन्स की स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के प्रयास का समर्थन किया। इससे टाटा ग्रुप के रीस्ट्रक्चरिंग पर बाजार का भरोसा और मजबूत हुआ। सन फार्मा का शेयर 4% गिरा, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनॉन नाम की विदेशी दवा कंपनी को करीब $12 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए में खरीदने के करीब है। इतने बड़े कर्ज और इंटीग्रेशन की चुनौती को लेकर निवेशकों में घबराहट है। रेलटेल लिमिटेड के शेयर्स 4% बढ़े, क्योंकि कंपनी को 23.18 करोड़ रुपए का नया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिला। ITDC यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के शेयर्स ने 7 सेशंस में 67% और मात्र 2 दिनों में 40% की जबरदस्त रैली दी। टूरिज्म सेक्टर में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इसकी वजह रहे। GIC री यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 350 करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला। कंपनी NFAC यानी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में अपील करने की तैयारी में है। MCX गोल्ड की बात करें तो इस हफ्ते सोना ₹1,52,690 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। साप्ताहिक 2% का गेन रहा। सीज फायर से डर कम होने पर सेफ हेवन डिमांड थोड़ी घटी। एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया, जिन्हें बाजार में बिग वेल भी कहा जाता है, उन्होंने चौथी तिमाही में SG फिनसर्व और एरोफ्लेक्स जैसी स्मॉल कैप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। दोनों अपने सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। मुकुल अग्रवाल ने भी चौथी तिमाही में 2 स्मॉल कैप कंपनीज में स्टेक बढ़ाया। जब बड़े निवेशक गिरावट में खरीदते हैं तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स ने 12 स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स घटाई और इनमें से कुछ स्टॉक्स 55% तक गिर गए। ये दिखाता है कि ऊंचे वैल्यूएशन वाले स्मॉल कैप्स में जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। सीज फायर के बाद भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को राहत नहीं मिली। रॉ मटेरियल कॉस्ट्स 20 to 30% तक बढ़ी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्लाई चेन नॉर्मलाइज होने में 30 से 60 दिन लग सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स 5 से 8% तक महंगे हो सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स में चौथी तिमाही में 57% की भारी गिरावट आई और ये आंकड़ा 10.9 लाख करोड़ रुपए रह गया। कंपनीज ने नई कैपेक्स प्लान्स टाल दी हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि भारत को हर 1 से 2 साल में जियोपॉलिटिकल शॉक्स के लिए तैयार रहना होगा। IMF भी मानता है कि सीज फायर के बाद भी तेल, शिपिंग और ग्लोबल ग्रोथ पर इस कॉन्फ्लिक्ट के निशान लंबे समय तक बने रहेंगे। MK रिसर्च का अनुमान है कि अगले 2 महीनों में क्रूड $75 to $80 पर सेटल हो सकता है। इसी बेस पर निफ्टी के मार्च 2027 तक 29,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की। सोमवार 13 अप्रैल को बाजार कैसा रह सकता है। पहले टेक्निकल पिक्चर देखते हैं। निफ्टी 50 इस हफ्ते के अंत में 24,000 से 24,050 के करीब बंद हुआ। ये स्तर बेहद अहम है। 24,000 के ऊपर टिके रहना नेक्स्ट वीक की रैली के लिए जरूरी शर्त है। ऊपर की तरफ 24,300 से 24,500 का जोन मजबूत रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ 23,800 से 23,900 पहला सपोर्ट है और 23,200 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा है। बैंक निफ्टी 55,500 से 56,000 के रेंज में है, जहां 55,500 सपोर्ट और 56,000 रेजिस्टेंस है। इंडिया विक्स इस हफ्ते करीब 26% गिरा, जो बुलिश साइन है, लेकिन ये अभी भी 18 to 20 के एलिवेटेड जोन में है। जब तक विक्स 15 से नीचे नहीं आता, बाजार में सडन वॉलेटिलिटी की संभावना बनी रहती है। अब सोमवार के लिए 3 सिनारियो हैं। पहला,
अगर वीकेंड में ईरान सीज फायर टॉक्स पॉजिटिव रहीं, क्रूड 92 to 95 डॉलर के नीचे बंद हो तो सोमवार को गैप अप ओपनिंग हो सकती है और निफ्टी 24,200 से 24,300 की तरफ जा सकता है। दूसरा, अगर कोई बड़ी खबर ना हो तो निफ्टी 23,900 से 24,100 के रेंज में साइडवेज रह सकता है। ये सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो है। मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तीसरा, अगर सीजफायर टूटने की खबर आई, क्रूड वापस $100 के ऊपर गया या कोई नया जियोपॉलिटिकल शॉक आया तो 23,600 से 23,800 तक की गिरावट आ सकती है। Q4 रिजल्ट सीजन शुरू हो चुकी है। 13 से 18 अप्रैल के बीच कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तय करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स इस हफ्ते 13.8% उछले क्योंकि यूएस कोर्ट ने SEC केस डिसमिस कर दिया। ये एक बड़ी रेगुलेटरी रिलीफ है। ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आती रहेंगी। मीरा एसिड के गौरव मिश्रा का कहना है कि अभी लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑप्टिमल एलोकेशन बनाने का अच्छा मौका है। प्राइम सिक्योरिटीज के N जय कुमार का कहना है कि मार्केट का वर्स्ट फेज पीछे छूट चुका है, लेकिन इंडेक्स लेवल बिग रैली की जगह सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग ज्यादा समझदारी है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बैंकिंग स्टॉक्स अट्रैक्टिव हैं क्योंकि FII सेलिंग के बाद वैल्यूएशंस कंपेलिंग लेवल पर आ गए हैं। IT स्टॉक्स में अप्रैल में 8% की रिकवरी आई है, लेकिन वित्त वर्ष 2027 ग्रोथ आउटलुक कॉशियस है। EV और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। एस इन्वेस्टर मधुसूदन केला ने हाल ही में अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में दाव लगाया है, जहां उन्होंने इंडिया बुल्स और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हिस्सेदारी खरीदी है। ये साफ दिखाता है कि वो कंट्रेलियन स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, यानी ऐसे स्टॉक्स चुन रहे हैं जो अभी कमजोर हैं लेकिन आगे टर्न अराउंड की उम्मीद है। इंडिया बुल्स में करीब 2.22% स्टेक लेने के बाद स्टॉक में तेज उछाल आया, लेकिन फिर भी ये पिछले एक साल में गिरावट में है, जिससे संकेत मिलता है कि रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। वहीं सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी पिछले साल काफी गिरा है, लेकिन हाल की खरीदारी ये दिखाती है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे इन बीटन डाउन स्टॉक्स में एंट्री ले रहा है। केला का ये कदम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा संकेत है कि मार्केट में सिर्फ तेजी वाले स्टॉक्स ही नहीं बल्कि गिर चुकी मजबूत कंपनियों में भी मौके छिपे होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी यही दिखाती है कि सही समय पर सस्ते वैल्यूएशन पर एंट्री लेकर लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा लिया जा सकता है। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में क्रूड ऑयल की कीमत $75 से $80 के बीच स्थिर हो सकती है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होते हैं तो इंडियन मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है और निफ्टी 50 मार्च 2027 तक 29,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर ब्रोकरेज बुलिश है और 520 रुपीस का टारगेट दिया है, जो करीब 43% अपसाइड दिखाता है। स्टॉक इस साल करीब 30% गिर चुका है, इसलिए यहां रिकवरी का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देखा जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट को भी बाय रेटिंग के साथ 13,000 रुपीस का टारगेट दिया गया है। कंपनी सीमेंट सेक्टर की लीडर है और स्टेबल डिमांड के चलते इसमें स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। डिलीवरी लिमिटेड पर भी बाय कॉल है, जहां 500 रुपीस का टारगेट दिया गया है। लॉजिस्टिक सेक्टर में ग्रोथ और डिमांड बढ़ने से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल आदित्य बिरला रियल एस्टेट में दिखाया गया है, जहां 2,750 रुपीस का टारगेट दिया गया है, यानी 100% से ज्यादा अपसाइड। स्टॉक हाल में गिरा है, लेकिन ब्रोकरेज को इसमें स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की उम्मीद है। इंडिया का कैपिटल गुड्स सेक्टर इस समय मजबूत ग्रोथ फेज में है, जहां कंपनीज के पास बड़े ऑर्डर बैकलॉग्स हैं और प्रोजेक्ट्स तेजी से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में लगातार डिमांड बनी हुई है, जिससे आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी रहने की उम्मीद है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा ड्राइवर बनकर उभरा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और पावर प्रोजेक्ट्स जैसे इनिशिएटिव से डोमेस्टिक कंपनीज को लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लार्सन एंड टूब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कंपनियां इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। साथ ही डेटा सेंटर्स, रेलवेज और डिफेंस जैसे नए सेगमेंट से भी डिमांड बढ़ रही है, जिससे सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आता है। डिफेंस सेक्टर में Q4 वित्त वर्ष 2026 के नतीजे मिक्स्ड रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने के बावजूद एग्जीक्यूशन में थोड़ी सुस्ती दिख सकती है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म नंबर्स थोड़े अनइवन रह सकते हैं।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स इंडिया और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया को ब्रोकरेज ने टॉप पिक्स बताया है। इन कंपनियों के पास मजबूत बैकलॉग है, जिससे आने वाले समय में अर्निंग्स विजिबिलिटी बनी हुई है। सेक्टर में अब ग्रोथ नए बड़े ऑर्डर्स की बजाय रिपीट और रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स से आ रही है, यानी ऑर्डर इनफ्लो की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। फिर भी प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन मजबूत है, जिससे ओवरऑल डिमांड बनी हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में एग्जीक्यूशन चैलेंजेस दिख रहे हैं, खासकर सप्लाई चेन इश्यूज और डीलेज के कारण। इससे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, भले ही लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो। अप्रैल में डिफेंस स्टॉक्स में जोरदार रिबाउंड देखने को मिला है और आगे अर्निंग्स रिजल्ट्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के आधार पर और एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी ये सेक्टर अभी भी न्यूज ड्रिवन और मोमेंटम बेस्ड बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में करीब 35% की बढ़ोतरी लागू कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इसका सीधा असर मारुति सुजुकी जैसे ऑटो कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट अब बढ़ने वाली है, जिससे सोमवार को स्टॉक में हलचल दिख सकती है। मानेसर जैसे ऑटो हब में मजदूरों के विरोध और बढ़ती महंगाई के दबाव के बाद ये फैसला लिया गया है। नई वेतन बढ़ोतरी से मजदूरों को राहत मिलेगी, लेकिन कंपनियों के लिए ये एक अतिरिक्त खर्च बनकर सामने आएगा, जो मार्जिन्स पर असर डाल सकता है। ऑटो सेक्टर पहले से ही कच्चे माल की महंगाई और सप्लाई चेन इश्यूज से जूझ रहा है, ऐसे में ये नया दबाव और बढ़ गया है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले ही कीमतें बढ़ा चुकी हैं और आगे मारुति सुजुकी भी ऐसा कदम उठा सकती है, जिससे सेक्टर में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने Q4 वित्त वर्ष 2025-26 में जबरदस्त ऑपरेशनल प्रदर्शन दिखाया है, जहां ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़कर 27,949 सर्किट किलोमीटर पहुंच गया और सिस्टम अवेलेबिलिटी 99.77% रही। साथ ही मुंबई में HVDC प्रोजेक्ट शुरू होने से 1000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ी है, जो कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को मजबूत बनाता है। कंपनी का स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, जहां 1 करोड़ मीटर इंस्टॉल करने का माइलस्टोन हासिल हो चुका है और 2.46 करोड़ मीटर की ऑर्डर बुक से 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संभावित कमाई दिख रही है। इसी मजबूत प्रदर्शन के चलते स्टॉक में करीब 7% की तेजी आई है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को साफ दर्शाता है। NSE ने ट्रेडिंग सिस्टम में बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हुए अब नैनो सेकंड लेवल पर ऑर्डर कॉन्फर्मेशन शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब ऑर्डर लगाते ही तुरंत पता चल जाएगा कि वो एक्सचेंज तक पहुंचा या नहीं, जिससे ट्रेडिंग पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्मूथ हो गई है। इस बदलाव से खासकर ट्रेडर्स और बड़े निवेशकों को फायदा मिलेगा, क्योंकि अब रियल टाइम में फैसले लेना आसान हो जाएगा। पहले जहां थोड़ी देरी के कारण मौके छूट जाते थे, अब उसी समय पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा और रिस्क मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस पूरे हफ्ते का पूरा हिसाब। एक वॉर जिसने बाजार को तोड़ा, एक सीज फायर जिसने राहत दी, और अब एक ऐसा बाजार जो आगे की राह ढूंढ रहा है। 6 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद इस हफ्ते 5 साल की सबसे बड़ी वीकली रैली आई। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन सीज फायर अभी सिर्फ 2 हफ्ते का है। क्रूड अभी भी एलिवेटेड है, FII सेलिंग अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई, इसलिए जोश में आकर अंधाधुंध बाइंग मत करना। 24,000 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज देखना होगा, हर न्यूज पर नजर रखनी होगी। सोमवार को बाजार कैसा खुले ये बताएगा कि ये रैली असली है या सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ बाउंस। इसलिए सतर्क रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और हाँ,